नमस्कार, जय हिंद। आज का टॉपिक जो है वैदिक काल से संबंधित है। तो आज हम दो चीज़ के बारे में जानेंगे। पहला जानेंगे वेद क्या होता है और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान ले कि वेद का मतलब क्या होता है। तो देखिए, वेद का मतलब होता है ज्ञान। फिर से बता देते हैं, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। देखिएगा, भारत में बहुत सारे संस्कृतियों ने जन्म लिया, लेकिन जो सबसे पुराना संस्कृति माना गया था वह वैदिक काल माना गया। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वैदिक काल से पहले सत संधव जो आपका जो सभ्यता था उसको माना गया, जिसको हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। लेकिन जब आपका सब संधव सभ्यता 1000 साल तक चली, ऐसे विद्वानों का अनुमान है, तब फिर भारत में उसके बाद से एक नया सभ्यता ने क्या किया? जन्म लिया, जिसका नाम क्या था? वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, ठीक है ना। इसमें लिखा भी है कि भारत में संधव संस्कृति के बाद से जो नया सभ्यता का विकास हुआ है उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, फिर से बता देते हैं कि जो भारत में जब आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाता है, तब उसके बाद से भारत में जो नया सभ्यता आता है उसे जो है वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जो काफी अच्छा और उन्नत माना गया था, है भी। देखिएगा, उसमें सबसे ज्यादा वेद में अगर किसी आदमी के बारे में मिलता है पढ़ने के लिए, तो वह मिलता है आर्य के बारे में। आर्यों का जीवन कैसा था, उनका रहन कैसा था, रहन सहन कैसा था, वह क्या करते थे, किस तरह समाज को बना कर रखे हैं, इस सारे का जिक्र जो है अगर कहीं मिला है तो कहाँ मिला है? वैदिक काल में मिला है, जो कि ऋग्वेद में इसका क्या है? काफी ज्यादा चर्चा की गई है, ठीक है ना। अब इसमें लिखा गया है आर्य। आर्य एक सर्व सूचक शब्द है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन। या क्लासिकल संस्कृति में आर्य को एक उत्तम व्यक्ति के रूप में जाना गया, यानी सबसे उससे ऊंच जो है व्यक्ति धरती पर नहीं है, उन्हीं को क्या कहा गया था? आर्य कहा गया था, ठीक है ना। आर्यों के इतिहास को अगर हम जाने तो वेदों से ही ज्ञात होती है। अगर कोई पूछता है कि वेद में पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो वेद में पढ़ेंगे तो हमें जो है आर्यों का इतिहास मिलेगा, यानी कि जो सबसे उच्च उत्तम श्रेणी के लोग थे उनको आर्य कहा गया है, ठीक है ना। तो आर्यों का जो इसमें एक और चीज है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ है, तब अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग स्थान पर दिया। भारतीय लोगों ने आर्यों को भारत में स्थान दिया है, जबकि विदेशियों ने क्या किया? इसको विदेशों में स्थान दिया। लेकिन मैं पूछते हैं कि हमारा भी मत यही है कि आर्य जो थे मूल रूप से भारत के ही क्या थे? निवासी थे। कि जब सब कुछ यहीं पर रहन सहन है तो बाहर के आदमी कैसे हो सकता है, ठीक है ना। भाई कमाने के लोग बाहर जाता, लेकिन फिर आता तो अपने देश को ही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कोई लोग एक बहुत बड़ा समूह विदेश चल के वहीं पर बस जाएगा? इस बात को हम नहीं मानते। लेकिन फिर भी अलग अलग इतिहासकारों ने आर्यों को जगह अलग अलग बताई। जैसे कि इसमें लिखा है कि कश्मीर और हिमालय के क्षेत्र को माने कि एक काफी अच्छे विद्वान जिनका नाम है एल डी कल कह रहे हैं कि जो आर्यों का जो मूल स्थान था वह आपका क्या है? कश्मीर या हिमालय का क्षेत्र है। पंडित गंगानाथ झा कहते हैं कि आर्य मुख्य रूप से ब्रह्मऋषि देश के क्या थे? निवासी थे। अब ब्रह्मऋषि का मतलब क्या है कि जो भारत में बहने वाली जो नदी है ना गंगा, जो सबसे पूर्व में बहती थी और सबसे पश्चिम बहने वाली नदी के उल्लेख जो है आपका सिंधु नदी, इनके बीच में रहने वाले जो प्रदेश पड़ते हैं उसी को ब्रह्म देश के नाम से जाना गया है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि सब संधव प्रदेश के रहने वाले कौन थे? आर्य थे। डीएस त्रिवेदी कहते हैं कि देविका प्रदेश यानी मुल्तान के रहने वाले थे, ठीक है ना। अब ये गार्डन चाइल्ड विदेशी आदमी आ गए हैं तो विदेश के बता रही, कह रहे कि नहीं तो दक्षिण रूस के रहने वाले हैं। मैक्स मुलर, इनका तो बातें अलग है। ये कहते हैं कि नहीं तो सेंट्रल एशिया का रहने वाले, लेकिन हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं। पंडित बाल गंगाधर तिलक कहते हैं ये तो उत्तरी ध्रुव के रहने वाले निवासी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये तिब्बत के निवासी हैं। हार्ट पेनका कहते हैं कि जर्मनी के निवासी हैं। गाइस कहते हैं कि हंगरी के निवासी। यानी विदेशी लोगों ने विदेश की धरती बता दिया, भारत के लोगों ने भारत की धरती बता दिया। और ये भी बात सत्य है कि आर्य भारत में ही रहते थे, तो हम कहते जब भारत में रहते थे तो विदेश से कहाँ से आएंगे? तो मेरा भी मत यही है कि आर्य कहते हैं भारत के ही क्या थे? मूल निवासी